एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और उसके बाद में फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क होता है। तो मान के चलते हैं हम कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं और हमें पता है कि जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो हम बार बार उसकी लंबाई या वगैरह कुछ भी मेजरमेंट हम मापते हैं, यानी एक बार मापते हैं फिर उसको करेक्ट करने के लिए हम 2 बार मापते हैं। तो उस दौरान हमारी कुछ वैल्यूज आती हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मैं कोई लंबाई माप रहा हूं किसी रॉड की और उस रॉड की लंबाई 50 सेंटीमीटर करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जब मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूं तो मेजरमेंट्स के दौरान कभी उसकी वैल्यू आ जा रही है 48.8 आ गई, फिर आ गई उसकी वैल्यू 48.9 सेंटीमीटर आ गई, और जब मैंने तीसरी बार उसकी मेजरमेंट करी तो उसकी वैल्यू 50.1 सेंटीमीटर आ गई। यानी ये जो वैल्यूज हैं वो किसके नजदीक आ रही हैं, ट्रू वैल्यू के नजदीक आ रही हैं। तो ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है करेक्ट वैल्यू। ऐसी वैल्यूज को क्या कहा जाता है, करेक्ट वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू कहा जाता है। और इन मेजरमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ये जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आई हैं इन्हें हम कहेंगे कि ये वैल्यू आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। कैसी वैल्यूज कहेंगे हम इन्हें, एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। तो एक्यूरेसी हम उसे कहते हैं जब हम डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हैं और डिफरेंट मेजरमेंट्स करने के दौरान जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है या किसके बराबर होती है या किसके नजदीक होती है, वो नजदीक होती है आपकी ट्रू वैल्यू के, उसे कहा जाता है एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि एक्यूरेसी से हमारा मतलब करेक्टनेस होता है, यानी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू होती है। फिर हमने बताया है कि इट इज द डिग्री, ये एक डिग्री होती है, टू विच ए मेजर्ड वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग जो मेजर्ड वैल्यू होती हैं इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, वो किसके नजदीक होती हैं, ट्रू वैल्यू के नजदीक होती हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया। फिर हम बात करते हैं कि प्रिसीजन वैल्यू क्या होती है। अब देखो प्रिसीजन के दौरान भी हम मान के चलते हैं एक हमारे पास में ट्रू वैल्यू होती है, और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस दौरान जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही हैं वो लगभग पास वैल्यू आ रही हैं। जैसे मैं कहूँ मेरी करेक्ट वैल्यू है 50, और जब मैं डिफरेंट मेजरमेंट्स करता हूँ तो उसकी वैल्यू जैसे कभी आ गई 48.8 आ गई, 48.9 आ गई, 48.7 आ गई। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं सारी की सारी वैल्यूज आपस में बिल्कुल क्लोज आती हैं, ज्यादा इनमें गैप नहीं होता है। तो ऐसी वैल्यूज को हम प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं, उन्हें हम करेक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते हैं। प्रिसाइज वैल्यू बिल्कुल नजदीक वाली वैल्यूज होती हैं जो सिमिलर होती हैं आपस में। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी बता रखा है कि इफ योर स्केल गिव्स, अगर आपका स्केल कुछ इस टाइप की रीडिंग्स देता है, जैसे 49.8 दे दी, 49.7 दे दी, और अगर मैं ट्रू वैल्यू बताऊं तो ट्रू वैल्यू अगर मैं 50 मान लूं तो इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, इन वैल्यूज को हम प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे, ना कि करेक्ट वैल्यू। कैसी वैल्यूज कहेंगे, प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। यानी कुछ दूर भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे 0.3 का फर्क है, यहाँ पे 0.2 का फर्क है 50 से, लेकिन यहाँ पे इतना फर्क नहीं होता है आपका, लगभग नजदीक वैल्यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गैप ज्यादा हो जाता है, तो इन्हें हम प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसी ही इसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि प्रिसीजन से मतलब हमारा कंसिस्टेंसी से होता है कि हम कितनी बार किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार उसकी वैल्यूज आ रही हैं, उससे हमारा मतलब होता है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन है आपकी कि इट इज द डिग्री, ये एक डिग्री होती है टू विच रिपीटेड मेजरमेंट, जिसके कारण हम रिपीटेड मेजरमेंट्स करते हैं, बार बार मेजरमेंट्स करते हैं, अंडर द सेम कंडीशन, सेम कंडीशन के दौरान, गिव्स द सेम और सिमिलर रिजल्ट्स, वो हमें सेम वैल्यू भी दे सकता है और सिमिलर रिजल्ट्स भी दे सकता था। तो ये है हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं कि होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें केवल सेम टाइप के एटम लगे हुए हैं उसे कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो रखे हैं उसे कहा जाता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऑक्सीजन हो गया। देखो ऑक्सीजन किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन N2 है तो किससे मिलकर बना है, N प्लस N, 2 नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल जिनमें केवल एक ही टाइप के एटम अटैच होते हैं उन्हें कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास में HCl का मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है,
तो इसे कहा जाता है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। आप डिफरेंट एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे H2S हो गया, इसमें भी 2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। जैसे H2SO4 हो गया, इसमें भी 3 टाइप के एटम हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अलग अलग टाइप के एटम होते हैं उन्हें कहा जाता है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने डेफिनेशंस भी लिख रखी हैं, देखो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की। दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं which contain only one type of atom, जिनमें केवल एक ही टाइप का एटम होता है। सिमिलरली हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, these are the molecule, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं which contain different type of atoms, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, are called हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं और उन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो मान के चलते हैं आज हम चाय बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बनानी है चाय। क्या बनानी है? चाय बनानी है, ठीक है। और चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहला जो हमारा इनिशियल मटेरियल होता है वो पानी होता है ना। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और किसकी ज़रूरत पड़ती है? चाय पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। और बता दो भाई, स्वादानुसार बता दो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। चाय पत्ती की हमें ज़रूरत पड़ती है। और क्या डाल सकते हैं हम इसके अंदर? इलायची डाल सकते हैं, है ना, स्वाद के लिए इलायची भी डाल देते हैं। और किसकी ज़रूरत पड़ती है? दूध की भी ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, दूध लिख दिया। और किसकी ज़रूरत पड़ती है? चीनी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे चाय बनाने के लिए पानी तो है मेरे पास में कितना, 2 लीटर पानी प्रेजेंट है। चाय पत्ती मेरे पास में 1 किलो प्रेजेंट है। और इलायची मेरे पास में कितना है? आधा किलो प्रेजेंट है। और दूध है मेरे पास में केवल 1 कप। कितना दूध है? दूध है मेरे पास में 1 कप। और चीनी मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में 1 किलोग्राम चीनी है। तो मुझे ये बताओ कि आप कितने कप चाय बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे या तो हम 2 कप चाय बना सकते हैं या मैक्सिमम 3 कप चाय बना सकते हैं। तो ये बात आप किसको देखकर बता पा रहे हैं? आप ये बात बता पा रहे हैं दूध की अमाउंट को देख के, कि दूध हमारे पास में केवल 1 ही कप है और 1 कप से हम मैक्सिमम अगर चाहेंगे तो केवल 3 कप चाय बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिसाइड कर रहा है कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे ये दूध डिसाइड कर रहा है। तो जो भी चीज़ ये डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और यही यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर भी लिख रखा है कि द रिएक्टेंट, ये वो रिएक्टेंट होता है विच कंज्यूम, जो कंज्यूम्ड हो जाता है कंप्लीटली, यानी रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो दूध जो हम डालेंगे वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, वो होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या करता है? इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट रिएक्टेड, और ये भी डिसाइड करता है कि जो दूसरे रिएक्टेंट हैं वो कितना रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 कप दूध से केवल 3 कप चाय ही बनानी है तो जाहिर सी बात है मैं चीनी भी उतनी ही लूंगा, चाय पत्ती भी उतनी ही लूंगा और उसी के हिसाब से मैं इलायची भी उसके अंदर उतनी ही डालूंगा। तो ये किसकी अमाउंट डिसाइड कर रहा है? दूसरे रिएक्टेंट की डिसाइड कर रहा है ना। तो यही चीज बताई है कि इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, ये दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट भी डिसाइड करता है और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और कितना अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का ये भी कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है हमारा, इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कह रहा है कि अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 20 ग्राम HCl के साथ में, तो पूछ रहा है कि कितने ग्राम CO2 प्रोडक्ट बनेगा, यानी कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन कैसे चलती है। तो एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है 2 मोल ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है प्लस में, और क्या निकाल देता है यहाँ पे? CO2 गैस निकाल देता है प्लस में, और निकाल देता है वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन चलती है उसमें ये पूछ रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इससे रिएक्ट करेगा तो कितने अमाउंट में CO2 बनेगी, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो देखो अमाउंट को कौन डिसाइड करता है? अमाउंट को डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इन दोनों में से, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने की यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने हैं? यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट हैं इन दोनों के आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड कर देंगे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में।
स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो इनके मल्टीपल में होता है। देखो यहाँ पे मल्टीपल में कुछ भी नहीं है तो इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो HCl के मल्टीपल में 2 लगा हुआ है तो इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे आप स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और इन दोनों की जो वैल्यू आती है, इन दोनों की जो वैल्यू आती है, फिर आप उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू के साथ में, इसकी वैल्यू के साथ में, और जो भी वैल्यू छोटी होगी, जो भी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी यानी स्मॉल होगी, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो देखो कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, और इसका गिवन मास कितना दिया गया है कैल्शियम का, यहाँ पे दिया गया है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, तो 20 ऊपर लिख दिया, डिवाइड में मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे मोलर मास होता है 100। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 यानी 0.2 आ गया नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसके भी निकाल लो अब नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वही गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। तो HCl का गिवन मास कितना है, 20 ग्राम दिया गया है, डिवाइड में मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आएगा, देखो क्लोरीन का होता है 35.51 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल के आ जाएंगे 0.54, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में फिर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है आपका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 1 था, तो यहाँ पे n बाय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट के केस में 0.2 डिवाइड में 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.54 डिवाइड में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा यानी 0.27 आ जाएगी इसकी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो ये है 0.2 है, तो 0.2 क्या है आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और यही क्या करेगा, यही डिसाइड करेगा कि कितना CO2 बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे जब मैंने एक स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कितना CO2 बना रहा है, ये बना रहा है 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है। तो और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना था, 100 था। अब ये भी बताया, देखो यहाँ पे हमने बताया था कि 100 होता है, तो 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम इस्तेमाल करेंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म, ये कितना CO2 बनाएगा, तो CO2 का मोलर मास होता है 44। आप कैलकुलेट कर लेना, ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन का होता है 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 16 16 32 और कार्बन 12 है तो कितना हो जाएगा 44, यानी 44 ग्राम ऑफ CO2 ये बनाएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे अगर 1 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो वो कितना बनाएगा, देखो 1 ग्राम बनाएगा यहाँ पे 44/100 इतना बना देगा। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 20 ग्राम कितना CO2 बनाएगा, तो 20 ग्राम CO2 कितना बनाएगा, यहाँ पे लिख लो कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स कितना बना देगा 44/100 और मल्टीप्लाई में 20। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 8.8 ग्राम के इक्वल, यानी इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई कि 8.8 ग्राम के बराबर आ जाएगा, इतना CO2 वो बनाएगा इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।